मैं अभी शैलेंद्र जी समझ रहा था कि जैविक और प्राकृतिक दोनों की बात नहीं हो सकती क्या यहाँ, केवल जैविक की होगी। हमने कहा नहीं, जैविक और दोनों की हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा छोटा सा उत्तर दे दिया इसका। हमने कहा प्राकृतिक और जैविक में क्या अंतर है, मैंने उनके ढंग से समझना चाहा तो उन्होंने मुझे जो समझाया, उन्होंने कहा जो अपने खाने के काम आए वो प्राकृतिक और जो विदेश का खाने वाले आए वो जैविक। इसमें सारी बातें आ गई। वैसे ही है ना, या हमारे ज्ञान से हम हमारी खेती कर लें, हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर, जिसका आधार गोमाता हो, गोमूत्र हो, और जैसे हम इससे बाहर जाते हैं तो उनका अलग से पैरामीटर से उनकी अपनी बात होगी, लेकिन दोनों में से कॉमन चीज यही है कि अंततः केमिकल से बचना है। रसायनों का अनावश्यक उपयोग ये हमारी सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ रहा है। और मैं मान के चलता हूँ कि खास करके दुनिया में जिस प्रकार से अभी हम सब इस बात को महसूस करते हैं, लेकिन मैं भी लगातार उद्योगों के लिए जब विदेश में भी गया हूँ, अपने प्रदेश में कॉटन का देश के आधार पर कितना बनता उत्पादन होता है? कॉटन पूरे देश का आधा हमारे यहाँ से। जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। और इसीलिए हम इस अभियान में भी लगे हैं। जैविक को केवल खेती से बढ़ा सकते हैं, अच्छी बात है, जरूर बढ़ाना चाहिए, लेकिन जैविक हो, प्राकृतिक हो, इसको बाजार भी हमारे यहाँ इससे उपलब्ध हो जाए और बाजार में भी उत्पाद की स्थिति में चला जाए। अब ये दोनों तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं। एक तरफ केमिकल का आकर्षण, बहुत सारी बातें हैं, और दूसरा ये रास्ता है। हालांकि सरकार के नाते से मैं यहाँ बोलूँगा तो सरकार के हित में जैविक को प्रोत्साहन, प्राकृतिक को प्रोत्साहन, केमिकल से बचना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। अगर मैं आपकी साइड से बैठ करके वहाँ बैठ के मेरी अपनी कोई बात सोचता हूँ तो मैं सरकार और सरकार के नुमाइंदों, विभागों की तरफ देखता हूँ कि ये कैसा समय का फेर है। हम आज से कुछ साल पहले यहीं बैठ के सुनते थे कि ये डालो NPK और ये फास्फोरस डालो, ये यूरिया का लाभ है और ये कीटाणुनाशक है, क्या क्या सुनते थे। लेकिन समय ने पलटा खाया तो अल्टीमेटली हम वहाँ गए। जैसे हम सब जानते हैं कि पहले स्किन जल जाती थी, चमड़ी कोई भी कारण से जल गई तो डॉक्टर के पास जाओ तो उसके पहले वो बड़े एलोपैथिक वाले कहते पानी मत डालो, पानी मत डालो, पानी मत डालो, सब बिगाड़ देगा, और ये हो गया। अब कहता पानी डालो, पानी डालो, अब तो पहले से डाल रहे, तुमको नहीं मालूम, तुमको क्या मालूम। ये तो हमारी व्यवस्थाओं के आधार पर ये अच्छी बात है कि आप दुनिया हमारी तरफ देख रही है। और इसलिए जब मैं इसके आंकड़े देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये हमारी न केवल स्वास्थ्य के लिए है बल्कि अपनी पृथ्वी माता के लिए भी अच्छा। और उसी नाते से पूरे देश के आधार पर, चूंकि मैं अभी बीच में जर्मनी गया था, जापान भी गया था, तो अलग अलग प्रकार से वहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के आधार पर जो उनकी अपनी आवश्यकता है, हमारे लिए वो सब उसी बात पे जा रहे हैं। खास करके ये जो रेडीमेड गारमेंट्स वाली इंडस्ट्रियों में, जिसमें 15 से 20% कपास अपने यहाँ होता है, और ये बात भी सही कि कपास केवल कपास होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जिन पे हमको निर्णय करने की जरूरत भी है। मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 11.48 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती अपने यहाँ हो रही है। और ये डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, कटनी, उमरिया, अनूपपुर, ये जैविक के मूल आधार है। लेकिन धार झाबुआ भी तो होगा इसमें, धार झाबुआ भी है ना, वो प्राकृतिक खेती है। और ये मैं अपने आप में मुझे बड़ा रोमांच भी हो रहा है और मजे भी आ रहा है कि खास करके हमारे यहाँ जो मैं आंकड़े देख रहा था कि भारत सरकार से प्रदेश में 33 जिलों में 1 लाख एकड़ में जैविक खेती की जा रही है। और अपना प्रयास रहे कि आने वाले समय में ये कम से कम 5 लाख होना चाहिए। हो सकती कि नहीं हो सकती? आपको टारगेट बड़े रखना पड़ेगा।
क्या टारगेट रखे हैं अभी अपन ने? पिछले साल कितना था? कितना? अब की बार 1 लाख, अगले साल 2 लाख करना, उसके साल अगले साल 4 लाख करना, लगातार बढ़ाना है। सरकार की कोई इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधी लाइन है। इसके कई कई गुना फायदे हैं। लेकिन ये भी कर सकते हो, जो जैविक और प्राकृतिक खेती कर रहा है उसको हम अपने सोलर पंप भी देंगे, ताकि वो अपने बलबूते पे चल करके अपना स्वयं का बिजली के बिल से भी मुक्ति पाए। और खास करके ट्राइबल के बेल्ट में ये बड़ी दिक्कत है, लाइनें बिछाना, बाकी सारी चीजें करना है ना, इसकी कठिनाई। तो इस तरह से भी आप प्लान कर सकते हो। हमारा प्रयास है कि हर हालत में जैविक खेती को, प्राकृतिक खेती को अपने पैरों पे खड़ा करना, उनके लिए जो बन सकता है जरूर करेंगे। मैं आज तो चूंकि थोड़ा समय की कमी है, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ, आप जब दिन भर बैठेंगे तो हमारे यहाँ चूंकि ये उद्योग वर्ष घोषित किया है, और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि उद्योग की बात अगर हम कर रहे हैं तो उद्योग की बात माइनिंग हो सकती है, दूसरी सारी चीजें हो सकती है, लेकिन कृषि आधारित राज्य में कृषि को छोड़ के उद्योग की बात करेंगे तो बेईमानी हो जाएगी। हमको अगर इस भाव से सोचना है तो आने वाले समय में हमारे अपने ये चारों क्षेत्रों में, खास करके मध्य भारत, महाकौशल, मालवा और चंबल, इसके बेल्ट में हमारे ये पूरे साल का प्लान बनाएं। और कमर्शियल, जैसे पिछली बार हमने इंडस्ट्रियों की बात की, इस बार शुद्ध रूप से कृषि आधारित उद्योगों की बात करेंगे। उसको नीचे तक कैसे फैलाएं, कैसे बढ़ाएं, कहां तक ले जा सकते, उस तरह से। और खासकर कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी जिस प्रकार की, जैसे मैंने कृषि खेती की बात की कि खेती के आधार पर हम अपना टारगेट बढ़ा लेके चल रहे हैं, उसी आधार पर इन उद्योगों का भी टारगेट लेके चलिए। मैं अनुपम राजन जी और शैलेंद्र जी दोनों बहुत सुयोग्य अधिकारी, मैं मान के चलता हूं कि ये एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री का ज्यादा कोई मुझे लगता है कि बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं होता, लेकिन सरकार के द्वारा जितना प्रमोशन कर सकते, जितना प्रोत्साहन दे सकते, वो सारा प्रोत्साहन देने के लिए तैयार रहेंगे। और नवीन तकनीकों के बलबूते पर, जिनमें हमारी खेती के आधार पर कृषि की उत्पादकता का फर्क पड़े, लेकिन ये बात भी सही है कि जो हमारी प्राकृतिक व्यवस्थाओं पे भी दोनों का तालमेल करते हुए अभी कितनी अच्छी अच्छी प्रकार से वहाँ आपके स्टॉलों पर देसी हल्दी की और आम हल्दी की क्या क्या तरीके निकाल दिए। तो नवीन तकनीक के आधार पर उन्नत बीजों की स्थिति बनेगी, लेकिन खेती का तरीका अपना जैविक ही रहना चाहिए, उसमें केमिकल को हतोत्साहित करें। और कोई कोई गांव या कोई ब्लॉक भी ले सकते हैं, तो गांव या ब्लॉक को भी हम प्रोत्साहन देंगे, जिलों को भी प्रोत्साहन देंगे। उस जिले में हम अब 2-4-10 बच्चे हैं, उनको भी प्रेरित करते हैं, तो एक आदर्श जिला, आदर्श ब्लॉक, आदर्श गांव बने, ये लगातार बढ़ाने की जरूरत है। और जब अब और एक और कारण से आपकी महत्ता बढ़ गई, जब हमारे यहाँ अपने यहाँ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हमने पशुपालन में भी दूध प्रोत्साहन के लिए खास करके सांची को भी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU करा के, जो हमारे प्रदेश की 9% दूध की उत्पादन क्षमता है, हम इसको 20% तक ले जाना चाहते हैं, कई गुना बढ़ाएंगे। और इसीलिए आपके आसपास में भी यहाँ जिस जिस ब्लॉक में अभी हमने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गौशालाओं का संचालन, और इसलिए गौशालाओं को बढ़ाना, पशुपालन को बढ़ाना, दूध पे बोनस चालू करना, कई प्रकार से इसको काम कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे के पूरक, वैसे तो किसान की आमदनी, रोजमर्रा की आमदनी तो दूध और फल फूल सब्जी से होती है, बाकी फसल तो अपने अपने फसल चक्र में होती है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा निश्चित रूप से समान आधार पर किसानों की आय बढ़ाने के लिए और किसानों की आय गांव की समृद्धि के लिए ये अपने सभी क्षेत्र में खासकर ये निर्णायक भूमिका में हम आएंगे। ऐसे में अब ये एग्रोविजन का मैं बीच में नागपुर का एक बड़ा मेला देख के आया था और उनके अधिकारियों को बुलवाया भी था। हो सकता है वो मॉडल भी चले, आपका अपना मॉडल भी खड़ा करो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी से आने वाले समय में हमारे अपने बड़े बड़े महानगरों में केवल कृषि आधारित व्यवस्था के आधार पर आसपास के जिलों से जोड़ते रहे, अर्थात जैसे चंबल, जबलपुर या मालवा में आप बात करोगे या भोपाल में करेंगे, तो ये जैसे धीरे धीरे अपना वन मेला बहुत लोकप्रिय हो गया। आने वाले समय में हमारे जैविक उत्पादों के मेले या इस प्रकार की व्यवस्था को जोड़ करके आप जरूर देखें, जिसमें हमारे
परंपरागत मेलों के अंदर की स्थिति भी अब धीरे धीरे उस प्रकार से जीवंत करने की जरूरत है। जैसे उज्जैन में कार्तिक मेला लगता था, या भी विक्रमादित्य का विक्रमोत्सव मेला लगता है, ऐसे इस आधार पर भी जहाँ बड़े पैमाने पे लोगों का आवागमन भी होता है और जागृति दिलाने में हमारा इस बड़ी योजना का एक तरह से लाभ मिल सकता है। खास करके जब हमने ये बात कही है तो मैं मान के चलता हूँ, अभी आपकी जानकारी के लिए, टमाटर कहाँ कहाँ ज्यादा हो रहे हैं? नहीं, ये तो आपको मालूम है, बाकी मालवा में भी तो हो रहा है ना? तो अभी ये मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर इनके निर्यात करने के लिए जहां योग्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं, वहां तक जाने का ट्रांसपोर्टेशन का पैसा भी देने को तैयार है। मालूम है क्या ये शैलेंद्र? तो इसको पब्लिसिटी करो कि भाई अगर आपका उत्पाद है तो किसान को उसकी फसल का लाभ कैसे मिले, अब वो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था करना है, उसमें कितना % दे रहे हैं, गुप्ता जी मालूम है क्या दे रहे हैं? मेरा यही कहना है, खरीद भी रहे हैं और माल को पहुंचाने का ट्रांसपोर्टेशन का पैसा भी दे रहे हैं। नहीं तो मालूम है किसान ले जा रहे, तो किसान को निर्यात का भाड़ा दे देंगे तो मना करेगा है? यही तो कह रहा हूं। तो ये भारत सरकार माननीय मोदी जी के द्वारा जितना प्रोत्साहन दे रहा है, ये सारी योजनाओं का तुरंत अपने पास कलेक्शन होना चाहिए और नीचे तक उसकी जानकारी कैसे बांटे, तो हमारे लिए सारी व्यवस्थाओं का आधार बनेगा। इसी प्रकार से ब्लॉक वाइज हमारे अपने आप अगर आज बैठेंगे तो मोटे तौर पर पूरे प्रदेश का नक्शा लेकर के बैठकर हमारे किन किन ब्लॉक में, किन जिलों में, किन जोन में, किन स्तर पर क्या क्या फसलें होती हैं और उन फसलों के आधार पर कौन कौन से उद्योग कहाँ लगना चाहिए। अभी हमने अपने औद्योगिक पॉलिसी में इस बात को भी जोड़ा है कि जहाँ बिल्कुल उद्योग विहीन है वहाँ विशेष पैकेज दे रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कृषि आधारित उद्योग पहले लगे, क्योंकि कहीं कुछ होता हो ना होता हो, 55 जिलों में ये गारंटी है कि वहाँ कृषि तो होती ही होती है, ये तो पक्का है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो जब कृषि आधारित हमारा डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बाकी बड़े उद्योग माइनिंग खोदेंगे करेंगे, लेकिन ये तो अपनी वापस नैसर्गिक व्यवस्था के आधार पर वैसे ही आनंद आता है। तो उम्मीद करूंगा कि आज आप दिन भर विचार विमर्श करेंगे और अच्छा निष्कर्ष निकालेंगे और अलग अलग 3-4 तारीख भी तय कर लेंगे। फिर जहां एक बड़ा अपनी आवश्यकता है, एक बड़ा एग्रोविजन मेला लगाते हैं, तो आसपास के 8-10 जिलों में, 15 जिलों में, वहां के बाद कार्यशाला बनते हुए जिलों के आधार पर कुछ जिलों को हाथ में लेकर के उसमें हम वहां कैसे किस प्रकार से प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई जिला छोटा भी है लेकिन जिले का अपना हार्टिकल्चर विभाग तो वहाँ है, एग्रीकल्चर तो है, ऐसा तो नहीं है। तो एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और बाद में कृषि समूह जो आपके एपी वगैरह बने, इनका मिलजुल करके वहाँ भी ये माहौल बने। कुल मिलाकर के ये अपने लिए अच्छा समय है, सही समय है। माननीय मोदी जी का जय वाक्य है ना, यही समय है, सही समय है। हम आज जिस जगह हैं उससे कई गुना आगे बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके दिखाए हुए मार्ग पर हम चलेंगे तो जरूर ही अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। और अब मैं धन्यवाद उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री अजय गुप्ता जी को। कृपया जोरदार तालियां हो जाए श्री अजय गुप्ता जी के लिए, संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग। आज की कार्यशाला में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव महोदय उद्यान के, माननीय विधायक महोदय, सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के मार्गदर्शन में प्रदेश में जैविक खेती पद्धति एवं उत्पादित उत्पादों की मूल्य श्रृंखला विकसित करने का रणनीति तैयार करने में अमूल्य योगदान आप सभी माननीयों का हम लोग को प्राप्त होगा। आज की कार्यशाला में पधारे भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिकगण, संबंधित विभाग के अधिकारी, एफपीओ, जैविक खेती के क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रतिभागी संस्थाएं के प्रतिनिधिगण एवं कृषकों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ एवं आशा करता हूँ कि जैविक खेती पद्धति एवं मूल्य श्रृंखला हेतु नवीन आयोजित इस कार्यशाला से हमें चुनौतियों से लड़ने हेतु समाधान प्राप्त होंगे। आप सभी का पुनः इस कार्यशाला में पधारने के लिए बार बार आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आदरणीय, धन्यवाद।
तो जैविक खेती पर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि कार्यशाला में जैविक कपास, फल, सब्जियां और अन्य फसलों के लिए किस तरीके से आप रासायनिक खादों का इस्तेमाल ना करते हुए जैविक तरीके से और जैविक पद्धति से उत्पादों की मूल्य श्रृंखला को विकसित कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा हुई इस कार्यशाला में। इसके साथ ही प्रदेश के विकास के लिए रणनीति भी तैयार की गई। कार्यशाला में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, तमाम वैज्ञानिक, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और एफपीओ, जैविक खेती के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। और बता दें ये भी हम आपको कि प्रदेश में 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में विभिन्न फसलों की व्यापक क्षेत्रों में खेती की जाती है। पर्यावरण संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, स्वस्थ खाद्य उत्पाद और बाजार मांग के दृष्टिकोण से व्यापक क्षेत्र में प्राकृतिक एवं जैविक खेती की संभावनाएं हैं। और दुनिया के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए मध्य प्रदेश में वैसे भी फूड बास्केट है लोगों का, खासकर कृषि में जो मध्य प्रदेश का अपना योगदान है वो किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा है। ऐसे में हमारी खेती में कम से कम रसायन का उपयोग हो, जैविक को प्रोत्साहन देकर के निर्यात में हम बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। अब तो जैविक कॉटन की बहुत जबरदस्त मांग है। ऐसे में इन सारी बातों को प्रोत्साहन देने के लिए पूरे वर्ष का कार्यक्रम बनाने के लिए मैंने विभाग से कार्यशाला आयोजित करने का कहा था और वो कार्यशाला आयोजित करके आने वाले समय में कृषि आधारित नए उद्योगों की श्रृंखला प्रदेश भर में तैयार हो। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए जैसे पिछली बार 30,000 हेक्टेयर का इसमें टारगेट था, अब की बार हमने कहा कि 1 लाख तक बढ़ाइए और 5 साल में इसको 5 गुना करना है। कुल मिलाकर के हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें। मैं अपनी सरकार की ओर से कह सकता हूँ कि ये हमारा कृषि आधारित किसानों का राज्य है। किसान, महिला, गरीब, युवा सभी को एक तरह से खेती के आधार से ही सबकी प्रगति संभव है। तो इनकी उन्नति जितनी अच्छी हो सकती है, जो हो सकता है वो सरकार सब करना चाहेगी। सबकी बेहतरी के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री का स्वयं आगमन हो रहा है। ऐसे में हम उद्योग की बात अगर कर रहे हैं तो उसका बेस कृषि आधारित उद्योग की बात भी हम भूल नहीं रहे हैं। और कृषि आधारित उद्योग में जब बात कर रहे हैं तो रोजगार परक इंडस्ट्री की बात भी कर रहे हैं, जिसमें रेडीमेड इंडस्ट्री के माध्यम से भी लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से सभी किसान भाई बहनों को बधाई। जीआईएस को लेकर तैयारियां जरूर। जीआईएस का आखिरी दौर चल रहा है और आज हो गई 21 तारीख। परसों यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच अपने प्रदेश की धरती पे आएंगे और छतरपुर से होते हुए सायंकाल भोपाल में आएंगे। राजा भोज की नगरी भोपाल एक दुल्हन की तरह सज करके अपनी पलक पावड़े बिछा करके भोपाल वासी भी हमारे आगंतुक अतिथियों का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि विकास के मामले में ये मील का पत्थर साबित होगा। तो मध्य प्रदेश में देखिए लगातार जैविक खेती को यानी कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी विषय पर आज कार्यशाला का आयोजन हुआ। डॉक्टर मोहन यादव को भी आप सुन रहे थे, जिन्होंने जानकारी दी कि लगातार मध्य प्रदेश में अभी 40% से ज्यादा किसान जो है वो जैविक खेती के तरीके से ही उत्पादन करते हैं, जैविक खेती वो करते हैं। और अगर मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो सबसे पहले साल 2001-2002 का वो दौर जब जैविक खेती का आंदोलन यहाँ पर चलाया गया था और हर एक जिले में, हर एक विकास खंड में, हर एक गांव में जैविक खेती के लिए यह आंदोलन शुरू हुआ था। इन गांवों को जैविक गांव का नाम भी मध्य प्रदेश में दिया गया और इस बार पहले साल में कुल 313 गांवों में जैविक खेती की शुरुआत हुई थी। 2002-2003 में दूसरे साल में 2 गांव इसमें शामिल किए गए और इस तरीके से लगातार 1565 गांवों का चयन जैविक खेती के लिए किया गया है। और बढ़ते वर्षों के साथ ही लगातार मध्य प्रदेश जो है वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है।